हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। और आज इस वीडियो के अंदर हम आपकी पहली एक्सरसाइज और इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने वाले हैं। तो बच्चों वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि बच्चों ये पहली एक्सरसाइज है और आगे की एक्सरसाइजेस को समझना इसी एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज ये बेसिक है बच्चों। यहाँ पर तो हम पूरा बेसिक समझाएंगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, तो कहीं मत जाइएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि हम अब आपको डेली 2 वीडियो प्रोवाइड किया करेंगे। एक वीडियो में समाकलन आपका चल रहा है, उसी वीडियो में समाकलन के बाद फिर उससे अगला चैप्टर नंबर 8 समाकलन के अनुप्रयोग और उसके अगला चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण हम उसी वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बच्चों ऐसा? क्योंकि जो हमारी पहली वीडियो पढ़ती है जिसमें समाकलन चल रहा है, एक्चुअली समाकलन के बाद जो चैप्टर है जो है समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण, उसमें अवकलन और समाकलन दोनों का यूज होने वाला है, ठीक है। तो अभी आपने समाकलन कंप्लीटली पढ़ा नहीं है तो हम उससे अगला चैप्टर नहीं पढ़ा सकते उस वीडियो में, ठीक है। तो इसलिए हमने चैप्टर नंबर 10 वेक्टर स्टार्ट कर दिया है, ठीक है बच्चों। और वो 3 चैप्टर हम एक वीडियो में समाप्त कराएंगे साइड से, ठीक है। फर्स्ट बुक आपकी बच्चों समाप्त हो चुकी है। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया हो। बस वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और पूरा देखा करो, ठीक है बच्चों। तो वेक्टर जो चैप्टर है बच्चों, ये सदिश बीजगणित ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं और बहुत सिंपल है बच्चों। इससे आज सिंपल कोई चैप्टर नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल चैप्टर है। और इससे बाद जो आएगा जो है त्रिविमीय ज्यामिति, वो भी सिंपल चैप्टर है और दोनों ही चैप्टर एक दूसरे पर डिपेंड है, मतलब दोनों का एक दूसरे में हल्का फुल्का कनेक्शन है। तो आपको दोनों को ही बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट करा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने क्लासमेट के साथ भी बच्चों शेयर कीजिएगा, ओके बच्चों। और एक बात और बच्चों, हम नेक्स्ट ईयर यानी कि है तो इसी साल, बट जो नया सेशन स्टार्ट होगा क्लास 12th 10th के लिए, हम बच्चों शुरू से दोबारा से सिलेबस पढ़ाएंगे, बिल्कुल शुरू से बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। इस साल हमारे पास थोड़ा टाइम की कमी थी, तो इस वजह से हम थोड़ा सा सिलेबस हमारा लेट हो पा रहा है, क्योंकि हमने लेट भी स्टार्ट किया था। आप लोगों को सबको पता है बच्चों, लॉकडाउन के बाद हमने स्टार्ट किया है। लेकिन अगले साल से जब आप पढ़ाएंगे तो आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, या रिलेशन में हैं, ठीक है, या जानकारी में है, मोहल्ले आस पड़ोस में है, उन सबको बता दीजिए। हम यहाँ पर अगली इसी साल से मतलब जो है नया सेशन से दोबारा से क्लास 12th और 10th का और 11th का भी बच्चों, ठीक है, और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम यानी CBSE बोर्ड भी दोनों टाइप का मैथ बच्चों हम पढ़ाने वाले हैं बिल्कुल शुरू से। तो जो भी आपके छोटे भाई बहन हो या रिलेशन में हो, तो प्लीज़ आप उनको बताइएगा कि हमारे चैनल पर शुरू से तैयारी एकदम बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ कराएगी, जिसमें आपको नोट्स वगैरह, प्रैक्टिस सेट पेपर्स और मॉडल पेपर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारी चीज़ें आपको दिए जाएंगी बच्चों, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज हम बच्चों बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित पर, ठीक है। अब देखिए क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, सदिश बीजगणित होता क्या है इसके बारे में पूरी बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे और एक्सरसाइज पहली को समाप्त करने वाले हैं। तो जरूरी है कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि आगे की एक्सरसाइज इसी पर डिपेंड है, ओके। चलिए तो हम बात करें बच्चों सदिश बीजगणित। तो देखो सदिश बीजगणित बड़ी सिंपल, आपने बच्चों फिजिक्स में पढ़ा होगा सदिश राशियां और अदिश राशियां, लगभग उसी से ये कनेक्ट है। तो थोड़ा सा मैं सदिश और अदिश के बारे में, सदिश राशि अदिश राशि के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है बच्चों, क्योंकि उन्हीं की वजह से आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो देखिए आप सभी जानते होंगे पहले से सदिश किन्हें कहते हैं बच्चों? सदिश राशियां, वे राशियां सदिश राशियां, मैं लिख देता हूं पूरा, सदिश राशियां, ठीक है। 2 तरह की राशियां आपने पढ़ी हैं, सदिश राशियां, और बच्चों एक आपने पढ़ी है अदिश राशियां, ठीक है, अदिश राशियां, ठीक है बच्चों। 2 तरह की राशियां आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं 8th और 9th क्लास से फिजिक्स के अंदर, ठीक है। देखिए सदिश को क्या बोलते हैं बच्चों? सदिश राशियों को हम बोलते हैं बच्चों वेक्टर। क्या बोलते हैं? वेक्टर। और अदिश को हम बोलते हैं बच्चों स्केलर। क्या बोलते हैं? स्केलर, ठीक है। तो सदिश और अदिश की बात करें तो सदिश राशियां क्या होती हैं बच्चों? वे राशियां जिनमें परिमाण और दिशा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है बच्चों, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे मैं लिख देता हूं, सदिश राशियों में किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? परिमाण और प्लस दिशा दोनों की आवश्यकता होती है बच्चों। परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां कौन सी होती हैं? जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है बच्चों, ठीक है। तो वे राशियां जिनमें
परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होगी, सदिश राशियां कहलाएंगी। वे राशियां जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं, केवल परिमाण की आवश्यकता होगी, अदिश राशियां यानी स्केलर राशियां कहलाएंगी। ठीक है बच्चों, अब हम बात करें तो सदिश होता क्या है बच्चों। तो देखिए सदिश जो मिलके बनी है सदिश राशियां वो परिमाण और दिशा दोनों से मिलके बनी है। जैसे सपोज मान लीजिए कि बच्चों मेरे पास ये एक कुछ लंबाई का एक रेखाखंड है और ये मान लीजिए इसका बच्चों ये 2 पॉइंट है इसके ए और बी। ठीक है, इसकी कुछ लंबाई है, ए बी लंबाई है सपोज। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसका, इस पॉइंट को हम बच्चों क्या बोलेंगे, प्रारंभिक बिंदु। ये कौन सा पॉइंट है बच्चों, प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, और ये कौन सा हो गया बच्चों, अंतिम बिंदु। ठीक है, अंतिम बिंदु। ठीक है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट 2 पॉइंट है बच्चों। ठीक है, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। तो इसकी बच्चों लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई अगर हम देखें कितनी होगी, तो ए से लेके बी तक, तो इसकी लंबाई होगी मान लीजिए ए बी। क्या होगी इसकी लंबाई बच्चों, ए बी हो गई। अगर मैं इस जो लंबाई है ए बी, एक्चुअली इसी को हम बोलते हैं परिमाण। क्या बोलते हैं बच्चों, परिमाण। परिमाण क्या होता है, लंबाई। एक तरीके से जो लंबाई होती है ना, उसी लंबाई को हम क्या बोलते हैं बच्चों, परिमाण बोलते हैं। मैग्नीट्यूड समझ में आ रहा है आप, लंबाई को ही हम क्या कहेंगे बच्चों, परिमाण कहेंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए बच्चों, ये कोई रेखाखंड है ए बी, इसकी लंबाई हो गई ए बी। ठीक है, और ये प्रारंभिक भी और ये अंतिम बिंदु हो गया। अब इस ए बी लंबाई के ऊपर अगर मैं बच्चों ये लगा दूं एरो, क्या है, एरो, जिसको हम बच्चों वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर। अगर ये वेक्टर मैं इस ए बी के ऊपर लगा दूं तो ये बच्चों बन जाती है सदिश। ठीक है, किसी भी परिमाण के ऊपर अगर वेक्टर लगा दिया जाता है तो वो सदिश बन जाता है, अगर वेक्टर हटा दिया जाता है तो वो अदिश बन जाता है। इज दैट क्लियर। ठीक है, परिमाण एक लंबाई को डिनोट करता है। ठीक है, और परिमाण के ऊपर अगर हम एक वेक्टर लगा दें, ठीक है, वेक्टर मतलब सदिश, सदिश लगा दें तो वो एक सदिश राशि बन जाती है बच्चों। ठीक है, और वेक्टर हटा दें तो वही परिमाण एक अदिश राशि बन जाती है। इज दैट क्लियर। ठीक है, परिमाण से ही मिलके बन रहा है। बस इसमें कौन कौन आ रहा है, परिमाण ए बी और प्लस डायरेक्शन। ये जो एरो है ये किसको दर्शाता है बच्चों, डायरेक्शन को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, एरो किसको दर्शाता है, डायरेक्शन को दर्शाता है। और ये सदिश राशि का चिन्ह भी एक तरीके से, और किसी भी स्केलर के किसी भी जो है परिमाण पर अगर ये वेक्टर लगा देंगे, ये सदिश लगा देंगे तो वो सदिश राशि बन जाती है। ठीक है, तो सदिश क्या होता है, किसी परिमाण के ऊपर वेक्टर लगाने पर सदिश बन जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सदिश बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बच्चों, अगर ये सदिश ए बी है, अगर ये मेरे पास एक रेखाखंड था जिसका प्रारंभिक बिंदु ए था, अंतिम बिंदु बी था। अगर बच्चों मैं इन बिंदुओं के स्थान परिवर्तित कर दूं, मतलब इसको दिशा किधर है, इसकी दिशा इधर है बच्चों। ठीक है, ये डायरेक्शन इसकी इधर है। अगर मैं इसको पलट दूं या इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं, तो जो डायरेक्शन चेंज कर दूंगा तो जो प्रारंभिक बिंदु है वो अंतिम बिंदु हो जाएगा। भाई इनको मैं बदल दूंगा, तो प्रारंभिक बिंदु की जगह लगा दूं अंतिम बिंदु को, और अंतिम बिंदु को लगा दूं प्रारंभिक बिंदु की जगह पे, तो क्या होगा, इसकी दिशा बदल जाएगी। क्या हो जाएगा, इसकी दिशा, यानी मान लीजिए इसकी दिशा इधर है, भाई ए बी सदिश है, इसकी दिशा किधर है, इधर। लेकिन जब मैं इसके प्रारंभिक बिंदु को अंतिम की जगह, अंतिम को प्रारंभिक की जगह कर दूंगा, यानी इसकी दिशा बदल दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर बी ए हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर बी ए हो जाएगा, क्योंकि इनकी मैंने फाइनल पॉइंट को एंड पॉइंट की जगह और एंड पॉइंट को फाइनल पॉइंट की जगह, इट मींस दैट इसको पलट दिया, इसको पलट दिया, इसकी दिशा बदल दी। इसकी दिशा मैंने ऐसे कर दी, जैसे ये हो गया बी और ये हो गया ए, और इसकी डायरेक्शन हो गई इधर। ठीक है, पहले इसकी डायरेक्शन इधर थी फर्स्ट पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में क्या हो गई, इसकी डायरेक्शन मैंने बदल दी। तो क्या हुआ, ये परिमाण में तो बराबर है, परिमाण मतलब लंबाई में तो ये दोनों वेक्टर्स जो है बराबर हैं, परिमाण तो इनका सेम है, क्योंकि जितना परिमाण इसका है ए से बी तक उतना ही इसका है बी से ए तक। परिमाण समान है, लंबाई समान है, बट क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज कर दी मैंने, दिशा बदल दी। जब भी किसी, तो बच्चों ध्यान से सुनिए, जब भी किसी सदिश की अगर हम दिशा बदल देते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, उसका चिन्ह बदल जाता है। परिमाण में तो वो समान ही रहते हैं। मान लीजिए एक वेक्टर है ए बी, सपोज यही है वेक्टर ए बी, इसका परिमाण है ए बी। ठीक है, और इसकी मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, तो परिमाण तो सेम रहेगा, लंबाई तो सेम रहेगी, बट जो है बच्चों इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेक्टर ए बी और वेक्टर बी ए परिमाण में तो बराबर होंगे, लेकिन सिंबल चेंज हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। तो किसी सदिश की दिशा बदलने पर उसका चिन्ह बदल जाता है, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसके बाद हम बात करेंगे
एक पॉइंट आता है बच्चों 3D आपने पढ़ा है, 3D आपने 11th में पढ़ा होगा बच्चों। 3D में अगर हम बात करेंगे तो एक डेफिनेशन के ऊपर बात करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं बच्चों स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। स्थिति सदिश के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई ना। इसमें सिर्फ बच्चों परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल ए बी है ये, ठीक है। एक लंबाई है और ये क्या है, सिर्फ एक परिमाण है। इसका परिमाण कितना है, ए बी। इसके ऊपर अगर वेक्टर लगा देंगे तो ये सदिश बन जाएगा, ठीक है। अब स्थिति सदिश के बारे में बात करेंगे बच्चों। स्थिति सदिश जिसको हम बच्चों बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या, पोजीशन वेक्टर। अब बच्चों पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो देखिए बच्चों, इसके लिए हमें पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए हमें एक 3D में एक पॉइंट को बच्चों जो है डिनोट करना पड़ेगा और उसकी एक रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। एक वेक्टर बनाना पड़ेगा, उसी को हम बोलेंगे स्थिति सदिश। कैसे बच्चों, देखिए 3D में बच्चों किसी पॉइंट को कैसे दर्शाते हैं और 3D क्या होती है। 3D में आपने बच्चों 2D पढ़ा होगा 10th में। 2D में क्या होता है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है सिर्फ। 2D द्विविमीय तल, कौन सा तल होता है जिसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। बट 3D में बच्चों वो होता है 2D जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, उसे बोलते हैं हम 2D, जिसमें दो विमाएं होती हैं, द्विविमीय सिर्फ। लेकिन 3D त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल, वो 2 डायमेंशनल था, द्विविमीय ये 3D है, 3 डायमेंशनल। इसमें 3 विमाएं होती हैं, मतलब वहाँ पे लंबाई और चौड़ाई होती थी। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा बच्चों, शंकु, बेलन, गोला, ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। ये सारी जो आकृतियाँ होती हैं, ये जो चीज़ें होती हैं, ये सब 3D होती हैं। इनमें क्या होता है बच्चों, 3D में क्या होता है, 3 विमाएं तो होती हैं। कौन कौन सी, एक तो लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है, यानी दो तो वही होती है जो 2D में होती है। एक नई चीज़ बढ़ जाती है, क्या, ऊंचाई, क्या, ऊंचाई, ठीक है। तो 3D में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है, ओके। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है, ठीक है। अब भाई हम 2 अक्षों को तो पढ़ के आ रहे हैं कि साहब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तीसरी एक्सिस क्या होगी इसमें, तो तीसरी एक्सिस होती है बच्चों जेड। और इनको 3D में शो कैसे करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए ये बच्चों, ये चीज इसे बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस होती है और ये जेड एक्सिस होती है बच्चों। ये होती है आपकी वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस होती है, ठीक है। इस तरीके से, और ये जो होता है इसको बोलते हैं बच्चों मूल बिंदु, जिसको हम 0,0,0 से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज इसे O मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब 3D में बच्चों हमें एक पॉइंट दर्शाना है। भाई 2D में पॉइंट कैसे दर्शाते थे कि एक्स एक्सिस पे चले इतनी दूरी, वाई पे चले इतनी दूरी, अब देखो वो कहाँ पर है, वहीं वो बिंदु हो गया। बट 3D में किसी पॉइंट को दर्शाने के लिए बच्चों रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है। किसकी, रेफरेंस पॉइंट की। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है बच्चों P और इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स एक्सिस पर x, y और z, ठीक है। x, y, z 3 एक्सिस पर x, y, z हमने स्मॉल इसके कोऑर्डिनेट मान लिए, ठीक है। अब इस पॉइंट की बच्चों दिशा निर्धारित करने के लिए एक्चुअली मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस पॉइंट, सापेक्ष बिंदु की आवश्यकता पड़ेगी। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा स्थिर बिंदु जिससे सभी पॉइंट्स की दिशा निर्धारित की जाती है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि मैं अगर आपसे ये कहूं कि भाई कि दिल्ली में लाल किला है सपोज, ठीक है, तो या इंडिया गेट पे आ जाओ, सॉरी इंडिया गेट में, लाल किला नहीं, इंडिया गेट पे आ जाइए आप। इंडिया गेट से मुंबई की दूरी, इंडिया गेट से जो है बरेली की दूरी, इंडिया गेट से जो है आप ले लीजिए अजमेर की दूरी। तो हम जो मेन पॉइंट है वो हमारा क्या है, इंडिया गेट। इंडिया गेट से हम क्या कर रहे हैं, अजमेर की दूरी निकाल रहे हैं, इंडिया गेट से ही मुंबई की दूरी बता रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए दिल्ली में इंडिया गेट है, सपोज इंडिया गेट को हमने ले लिया, ठीक है। तो इंडिया गेट से हमने किया कि इंडिया गेट से मान लीजिए मुंबई की दूरी, ठीक है। इंडिया गेट से मान लीजिए इलाहाबाद की दूरी, इंडिया गेट से मान लीजिए बरेली की दूरी, तो इंडिया गेट से मान लीजिए बिहार की दूरी। तो ये क्या है, मतलब मेन पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या है, इंडिया गेट। मतलब इंडिया गेट से सभी जगह की दूरी हम ले रहे हैं, तो किसके सापेक्ष ले रहे हैं दूरी, हम किस पॉइंट से किसके सापेक्ष ले रहे हैं, किसके रेफरेंस में डिस्टेंस ले रहे हैं हम, इंडिया गेट के रेफरेंस में। इंडिया गेट क्या हो गया बच्चों, इंडिया गेट हो गया सापेक्ष बिंदु, क्योंकि इंडिया गेट से हम जो है
मुंबई की, अजमेर की, बरेली की, बिहार की, इलाहाबाद की दूरियों की बात कर रहे हैं। तो किस पॉइंट से बात कर रहे हैं? सभी जगह की दूरी के लिए हम किस एक पॉइंट से बात कर रहे हैं, किस एक स्थिर बिंदु से बात कर रहे हैं, तो इंडिया गेट से। इंडिया गेट क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट। इज दैट क्लियर? ऐसे यहाँ पे आ जाइए। यहाँ रेफरेंस पॉइंट क्या होगा बच्चों? रेफरेंस पॉइंट होता है बच्चों यहाँ पर मूल बिंदु। रेफरेंस क्या होता है बच्चों? पॉइंट यहाँ पे मूल बिंदु, जिससे 3D में जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सभी की दूरियों को मापा जाता है। ठीक है, तो ये होता है बच्चों सापेक्ष बिंदु, जिसको हम यहाँ मूल बिंदु का नाम देंगे। ये होता है, इसे हम वैसे बच्चों मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु 3D में। ठीक है, और अब मैंने क्या किया, ये मान लीजिए O है, तो O से P को मिलाया बच्चों, मैंने O से मिलाया P को, O से मिलाया P को। ठीक है, तो ये O है और ये P है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सापेक्ष बिंदु। सापेक्ष बिंदु क्या बोलेंगे? इसको हम सापेक्ष बिंदु बोलेंगे बच्चों। ठीक है, तो इस सापेक्ष बिंदु से इस P की डायरेक्शन मुझे निकालनी है। ठीक है, तो ये इसकी लंबाई कितनी होगी भाई? OP। लंबाई कितनी होगी? OP, क्योंकि ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है। O से P की दूरी क्या होगी? मान लीजिए OP हो गई। ठीक है, और अगर मैं इसके ऊपर वेक्टर लगा दूंगा, एरो लगा दूंगा, तो ये बन जाएगा सदिश OP, वेक्टर OP। क्या बोलेंगे इसे? वेक्टर OP बोलेंगे। ठीक है, जिससे इस पॉइंट की मैं दिशा निर्धारित की है। अब बच्चों इसको हम कभी कभी इसका परिमाण क्या होगा? तो परिमाण क्या होता है बच्चों? लंबाई। परिमाण क्या होगा? लंबाई। तो परिमाण इसका OP हो गया, क्योंकि O से लेके P तक की दूरी क्या मान ली हमने? OP मान ली, तो इसका परिमाण हो गया OP। लेकिन जैसे ही हमने वेक्टर लगाया तो ये एक सदिश बन गया। ठीक है, क्या बन गया? सदिश बन गया। तो ये किसका सदिश है बच्चों? वेक्टर P का सदिश है। ये किसका सदिश है? सॉरी, P का सदिश है, बिंदु P का सदिश है, जो कि 3D में है। ठीक है, किसके सापेक्ष निकाला है हमने? ये O के सापेक्ष निकाला है। ठीक है बच्चों, OP क्या है यहाँ पर? स्थिति सदिश। किसका स्थिति सदिश है? P का। किसके सापेक्ष निकाला गया है? O के सापेक्ष निकाला गया है। ठीक है, अब इसकी लंबाई OP है, इसकी लंबाई OP को हम R से भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, R से भी लिख सकते हैं, जो है R, स्मॉल r आप इसको लिख सकते हैं। इसकी लंबाई को हम R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान इसकी लंबाई R है। ठीक है, मान लें अगर इसकी लंबाई R है, या OP है, OP या R एक ही बात है। ठीक है, हमने OP को R की इक्वल ले लिया है, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं OP, लेकिन इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे तो ये एक सदिश बन जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या बन जाएगा? ये एक सदिश बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसके बाद हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, उसके बाद अगर ये जो आपका स्थिति सदिश है, ये क्या बन गया आपका? स्थिति सदिश। स्थिति सदिश, अगर ये स्थिति सदिश बच्चों क्या करता है? स्थिति सदिश एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ में कुछ एंगल्स बनाता है। क्या बनाता है? कुछ एंगल। सपोज कि ये जो है सदिश, ये जो स्थिति सदिश है, ये एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस हो गई, इसके साथ में मान लीजिए इसने बनाया अल्फा कोण। क्या बनाया? अल्फा कोण। ठीक है, और इसी ने वाई एक्सिस के साथ में मान लीजिए कोण बनाया बीटा कोण। ठीक है, और इसी ने जेड एक्सिस के साथ में मान लीजिए कोण बनाया बच्चों गामा कोण। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा कोण। ठीक है, ये इस तरीके से गामा होता है। तो मान लीजिए इस OP वेक्टर ने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ में अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाए। ठीक है, 3 कोण बनाए हैं। तो बच्चों यहाँ से अब निकल के आएंगे द्विक अनुपात। क्या निकल के आएंगे? द्विक अनुपात। द्विक अनुपात, जिन्हें हम डायरेक्शन कोसाइन के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं ना? द्विक अनुपात, डायरेक्शन कोसाइन। अब ये डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं बच्चों? तो देखिए, इस OP वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ में जो कोण बनाया है अल्फा, इस अल्फा की कॉस वैल्यू ले लो। क्या ले लो? कॉस वैल्यू। ऐसे ही इस OP वेक्टर ने वाई एक्सिस के साथ में जो कोण बनाया है बीटा, इसकी भी कॉस वैल्यू ले लो। और इस OP वेक्टर ने जेड एक्सिस के साथ में जो कोण बनाया है गामा, इसकी भी कॉस वैल्यू ले लो। यानी जो भी इस OP वेक्टर ने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों के साथ में अल्फा बीटा गामा जो कोण बनाए हैं, उनकी जो कॉस वैल्यू होती है वही होते हैं द्विक अनुपात। तो भाई OP वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ में कौन सा बनाया है कोण? अल्फा बनाया है, तो इसकी कॉस वैल्यू क्या होगी? कॉस अल्फा। OP वेक्टर ने वाई एक्सिस के साथ में कोण क्या बनाया है? बीटा बनाया है, तो इसकी कॉस वैल्यू जो होगी वो होगी कॉस बीटा। ऐसे ही इसने जेड एक्सिस के साथ में जो कोण बनाया है वो बनाया है गामा, तो इसकी जो कॉस वैल्यू होगी वो होगी कॉस गामा।
तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ में जो बनाए गए कोण हैं ओपी वेक्टर द्वारा, उनकी जो कॉस वैल्यू होती है वही होते हैं बच्चों द्विक अनुपात। इज दैट क्लियर? द्विक अनुपात क्या होते हैं? स्थिति सदिश से बिंदु P को मिलाने पर बने वेक्टर OP द्वारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ में बनाए गए कोणों की कॉस वैल्यू को ही हम बच्चों द्विक अनुपात कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक रिलेशन बनता है बच्चों इनमें। रिलेशन क्या बनता है? देखिए, रिलेशन होता है कॉस अल्फा बराबर, तो कॉस अल्फा बराबर, ये अल्फा कोण है, ये किसने बनाया है? वेक्टर OP ने बनाया है। इसकी लंबाई क्या ली है हमने? R ली है, स्मॉल r। स्मॉल r क्या है? इस OP वेक्टर की लंबाई है। ठीक है, और ये किस एक्सिस के साथ में बनाया है अल्फा कोण? ये बनाया एक्स एक्सिस के साथ में। तो कॉस अल्फा बराबर होगा बच्चों x अपॉन r, x अपॉन r। अल्फा कोण एक्स एक्सिस के साथ में बनाया है, इसीलिए यहाँ पे एक्स एक्सिस आई है, और किसने बनाया है? वेक्टर OP ने, तो उसकी लंबाई क्या है? r, इसलिए यहाँ पे r आई है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही कॉस बीटा बराबर क्या होगा? तो कॉस बीटा, बीटा एंगल किस एक्सिस के साथ में बनाया गया है? वाई एक्सिस के साथ में, और किसके द्वारा बनाया गया? वेक्टर OP द्वारा, तो उसकी लंबाई क्या है? r। तो वाई एक्सिस पे बनाया गया है, तो ये होगी y बटे r। लंबाई नीचे क्या आएगी? जिस सदिश ने बनाया है उस सदिश की लंबाई आएगी। ठीक है, उसका परिमाण आएगा, और किस एक्सिस पे बनाया है वो एक्सिस ऊपर आएगी। ठीक है, और एंगल कॉस बीटा बनाया है। ऐसे ही कॉस गामा बराबर होगा, जेड एक्सिस पे बनाया गया है, और एंगल क्या है? वो लंबाई क्या है उसकी? r, परिमाण क्या है? r। ठीक है, यानी जो OP वेक्टर है, OP सदिश है, इसकी लंबाई क्या होगी? किसी भी सदिश का हम परिमाण कैसे निकालते हैं बच्चों? किसी भी सदिश का, मान लीजिए OP सदिश है, इसका परिमाण हम कैसे निकालेंगे? किसी भी सदिश का परिमाण निकालना हो तो उसकी मॉड वैल्यू ले लो। क्या ले लो? मॉड वैल्यू, उसकी मापांक निकाल लो, उसकी मॉड वैल्यू ले लो। जैसे ये वेक्टर OP का मापांक, अब इसकी जो लंबाई निकलेगी तो ये OP बन जाएगी। क्या बन जाएगी? और OP को हम क्या ले रहे हैं? यहाँ पे R ले रहे हैं। ठीक है, ये सदिश है, इसका मापांक यानी मॉड वैल्यू निकाली हमने, तो ये बन गया OP, और ये क्या हो गई? अब उसकी लंबाई हो गई, जिसको हम स्मॉल r से लिख रहे हैं। ठीक है, तो रिलेशन क्या बना? कॉस अल्फा बराबर x अपॉन r, कॉस बीटा बराबर y अपॉन r, कॉस गामा बराबर z अपॉन r। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि स्थिति सदिश क्या होता है। स्थिति सदिश जो है एक सदिश ऐसा होता है जिसकी 3D में किसी पॉइंट की, किसी रेफरेंस पॉइंट से दूरी को ज्ञात करते हैं उसके द्वारा। ठीक है बच्चों, और ये बिंदु O है, यहाँ पे स्थिति सदिश का काम कर रहा है, इस सदिश सापेक्ष बिंदु का काम कर रहा है, और इस सापेक्ष बिंदु से इस P को मिलाने पर जो वेक्टर बना है OP, उसको हम क्या बोल रहे हैं? वेक्टर OP, जिसकी लंबाई हमने क्या ली है? r या OP। ठीक है, और इसके द्वारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ में जो कोण बनाया है वो अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, और उनकी कॉस वैल्यू ले लेंगे तो वो क्या बन जाएंगे? द्विक अनुपात। और इनमें रिलेशन क्या होगा? कॉस अल्फा बराबर x अपॉन वाई, जो कि x के साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा कोण बनाया है r लंबाई के सदिश ने। ठीक है बच्चों, वाई एक्सिस के साथ में बीटा कोण बनाया है r लंबाई के सदिश ने। ठीक है बच्चों, जेड एक्सिस के साथ में गामा कोण बनाया है r लंबाई के सदिश ने। ठीक है, और ये r क्या है? OP वेक्टर की लंबाई। कैसे निकालते हैं? उसके मापांक ले लो, मॉड वैल्यू ले लो, तो वो OP बन जाता है, यानी उसकी लंबाई, या इसको हम r से भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इतना कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ गया होगा। थोड़ी सी भी दिक्कत आई हो वीडियो को रिपीट कीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब इसके बाद जो बच्चों पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेक्टर, सदिशों के प्रकार। हमने सदिश पढ़ लिया, सदिश क्या होता है। ठीक है, अब सदिशों के प्रकार हम पढ़ने वाले हैं बच्चों यहाँ पे, टाइप ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो देखिए टाइप ऑफ वेक्टर हम क्या होते हैं, वेक्टर कितने टाइप के होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, सदिशों के प्रकार, सदिशों के प्रकार, टाइप ऑफ वेक्टर। तो बच्चों सबसे पहला आएगा आपका शून्य सदिश। शून्य सदिश, शून्य सदिश, जीरो वेक्टर। ये क्या होता है भाई? ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही पॉइंट हो, जिसका प्रारंभिक बिंदु भी वही हो और अंतिम बिंदु भी वही हो, उसी को हम बोलते हैं बच्चों शून्य सदिश। जैसे ये मान लीजिए कोई सदिश है, इसका प्रारंभिक बिंदु भी A है और अंतिम बिंदु भी A है।
ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर ए प्रारंभिक बिंदु हो गया और अंतिम बिंदु भी वेक्टर ए हो गया। तो और इसकी डायरेक्शन मान लीजिए ये हो गई, तो इसको हम बोलेंगे शून्य सदिश। क्या बोलेंगे, शून्य सदिश। ठीक है, ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही होता है शून्य सदिश कहलाता है। इज दैट क्लियर। अब इसके बाद बच्चों आपका दूसरा आता है समान सदिश। समान सदिश इक्वल वेक्टर। समान सदिश क्या होता है, वे सदिश जिनके परिमाण समान हो और दिशा भी समान हो, तो वो आपस में बच्चों समान सदिश कहलाते हैं। वे सदिश जिनके परिमाण समान, परिमाण व दिशा समान हो। ठीक है, परिमाण व दिशा समान हो, कौन से सदिश कहलाएंगे, समान सदिश। जैसे मान लीजिए ये बच्चों एक सदिश है जिसका प्रारंभिक बिंदु ए अंतिम बिंदु बी है, ये एक सदिश है बच्चों। ठीक है, और एक और मैंने सदिश ले लिया इसी परिमाण का, यानी इतनी ही लंबाई का, इतनी ही लंबाई का। ठीक है बच्चों, ये मान लीजिए सी हो गया और ये मान लीजिए डी हो गया। ठीक है, और दिशा भी इसकी धरी है, तो इन दोनों को बोलेंगे हम समान सदिश। यानी वेक्टर ए बी बराबर होगा वेक्टर सी डी के, वेक्टर ए बी बराबर होगा वेक्टर सी डी के। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर जो ए बी है, वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी, वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी परिमाण में समान है और इनकी दिशा भी समान है, डायरेक्शन क्या है इनकी, सेम है। और इनकी परिमाण अगर हम निकालें तो इनका परिमाण क्या होगा, परिमाण क्या होता है इनकी मॉड वैल्यू। तो मॉड वैल्यू अगर हम निकाल लें इसकी भी मॉड वैल्यू निकाल लें तो वो भी आपस में क्या होगी, बराबर, या हम इसको ए बी बराबर सी डी भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि जब मॉड वैल्यू निकालते हैं तो वेक्टर का साइन हट जाता है, क्योंकि वेक्टर हट जाएगा तभी तो वो लंबाई को डिनोट करेगा, और परिमाण क्या होता है, लंबाई तो ही होती है, परिमाण क्या होता है, लंबाई होती है। ठीक है, तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई समान सदिश में समान होगी, यानी समान सदिश होने के लिए उनकी लंबाई समान होनी चाहिए और उनकी दिशा भी समान होनी चाहिए, तो उन सदिशों को हम कहेंगे समान सदिश। ठीक है, तो इनकी लंबाई यानी परिमाण भी सेम है और दिशा भी सेम है, इट मीन्स दैट कि ये दोनों कैसे सदिश हैं, समान सदिश हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद आएंगे आपके संरेख सदिश। तीसरे आएंगे बच्चों संरेख सदिश। ये बच्चों एक चीज और है, ये समांतर भी हो सकते हैं। ठीक है, समांतर भी हो सकते हैं, समांतर भी हो सकते हैं, जरूरी भी नहीं है। ठीक है, अब संरेख सदिश क्या होंगे, संरेख सदिश होने के लिए क्या आवश्यक है, संरेख सदिश होने के लिए ऐसे दो सदिश जो आपस में समांतर हों या किसी एक रेखा के समांतर हों। ऐसे दो या दो से अधिक भी सदिश हो सकते हैं, ऐसे दो या दो से अधिक जो किसी रेखा के समांतर हों या आपस में समांतर हों, तो उन्हें हम बोलते हैं बच्चों संरेख सदिश। ठीक है बच्चों, आपस में समांतर हों, क्या हो, आपस में समांतर हो। जैसे मान लीजिए ये एक सदिश है वेक्टर ए बी, ठीक है, और इसका वेक्टर ए बी है। ठीक है, और एक और सदिश है मान लीजिए ये वेक्टर सी डी। ठीक है, तो अब देखिए संरेख सदिश होने के लिए जरूरी नहीं है कि उनकी लंबाई समान हो। ठीक है, संरेख सदिश होने के लिए लंबाई समान यानी परिमाण समान हो ये आवश्यक नहीं है, बस मेन क्या है कि वो समांतर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, और डायरेक्शन भी इसकी अलग अलग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बस संरेख का मतलब है एक ही रेखा के समांतर, समांतर होनी चाहिए बस। वो लंबाई तो भाई छोटी बड़ी हो सकती है, भाई समांतर मेन है। क्या होनी चाहिए, समांतर। भाई मान लीजिए एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है, आपस में समांतर है, तो समांतर तो है ना, लंबाई बेशक अलग अलग है, तो समांतर अगर कोई चीज़ है तो लंबाई अगर उनकी कम या ज़्यादा है तो कम या ज़्यादा होने की वजह से वो ऐसा नहीं है कि वो समांतर नहीं होंगे, समांतर में कोई फर्क नहीं पड़ता है लंबाई कम या ज़्यादा होने से। तो संरेख सदिश कौन से होते हैं, ये आपस में समांतर होते हैं, डायरेक्शन इनकी चाहे अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, लंबाई परिमाण इनका अलग अलग हो सकता है, बट समांतर होना आवश्यक है। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक और आपके आते हैं बच्चों चौथे सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश। अब सह आदिम सदिश कौन से होते हैं,
ऐसे सदिश, ऐसे दो या दो से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु तो क्या हो, एक हो और अंतिम बिंदु अलग अलग हो। जिनका प्रारंभिक बिंदु एक होना चाहिए बट अंतिम बिंदु अलग अलग हो तो उन्हें बोलते हैं सह-आदिम सदिश। जैसे यानी प्रारंभिक बिंदु एक ही हो तथा अंतिम बिंदु अलग अलग हों। ठीक है बच्चों, प्रारंभिक बिंदु एक ही होगा, अंतिम बिंदु अलग अलग होंगे। ऐसे दो या दो से अधिक सदिश सह-आदिम सदिश कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, इस पॉइंट से एक सदिश ये जा रहा है, ये मान लीजिए ओ है, एक सदिश ये जा रहा है, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, एक ये जा रहा है, ये सी मान लीजिए। ठीक है, तो ये जो सदिश हैं इन सदिशों को हम बोलेंगे बच्चों सह-आदिम सदिश, क्योंकि इनका ये प्रारंभिक बिंदु तो एक ही है, लेकिन ये अंतिम बिंदु क्या है, बच्चों अलग अलग हैं। अंतिम बिंदु क्या है, तीनों के अलग अलग हैं। तो ये जो वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ सी, तीनों कैसे हैं, सह-आदिम सदिश हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखनी है, जिस पॉइंट से निकल रहे हैं यानी इनका जो प्रारंभिक बिंदु है, जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम होना चाहिए और फाइनल पॉइंट अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं बच्चों सह-आदिम सदिश। अब एक वेक्टर और आपका रह जाता है बच्चों ऋणात्मक सदिश। कौन सा, ऋणात्मक सदिश। इसको हम ऊपर ले लेते हैं, ऋणात्मक सदिश। ठीक है, ऋणात्मक सदिश क्या होते हैं, वे सदिश जो परिमाण में तो समान हो लेकिन उनकी दिशा क्या हो, विपरीत हो। वे सदिश जिनकी दिशा विपरीत होती है एक दूसरे के, उन्हें बोलते हैं ऋणात्मक सदिश। जैसे मैंने आपको जो यहाँ समझाया था ना, कि मान लीजिए एक वेक्टर है हमारे पास ए बी, ठीक है, वेक्टर ए बी है और इसी परिमाण का हमने एक और सदिश बना दिया, लेकिन ये बी ए हो गया। ठीक है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो वेक्टर ए बी और वेक्टर बी ए परिमाण में तो बराबर है बट इनकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से सिंबल अलग है। ठीक है, तो वे सदिश जो परिमाण में तो समान हो लेकिन उनकी दिशाएं अलग अलग हों, ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो हो गए भाई जो टाइप ऑफ वेक्टर। इतने कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपकी जो बच्चों पहली एक्सरसाइज है और जो आने वाली एक्सरसाइज है उनमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और पहली एक्सरसाइज तो समाप्ति हो जाने वाली है। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों वीडियो को शेयर किया करो। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर। तो आइए बच्चों एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों को छोटी छोटी बातें हैं वो हमसे पूछिए, उनको हम देख लेते हैं बस। ठीक है, एंड देन आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसमें एक्सरसाइज में जो क्या क्या पूछा है आपसे उस एक्सरसाइज को ले लेते हैं बच्चों। इसमें क्या है बच्चों, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखी निरूपण करना है। यानी आलेख पर हमें इसको 3D में इसको शो करके दिखाना है बच्चों। 3D में इसको शो करके हमें दिखाना है। कैसे, देखिए पहला आपका पहला है, इसमें बच्चों 3D में हमें दिखाना, इसमें दिखा है 30 डिग्री पूर्व में, उत्तर से पूर्व में 30 डिग्री, ठीक है, 40 किलोमीटर के विस्थापन का और 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखी निरूपण करना है। तो देखिए बच्चों 3D में हम एक्सिस को कैसे दर्शाते हैं, ऐसे, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं बच्चों, लंबवत होती हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो बच्चों ये मान लीजिए हमने ये हमारा हो गया 3D में और इसको हम थोड़ा ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ये चीज़ तो ये हो गया आपका पूर्व पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, तो इसने कहा है उत्तर से पूर्व में 30 डिग्री जाना है, उत्तर से पूर्व में। तो उत्तर किधर है भाई हमारा, ये उत्तर है मान लीजिए। ठीक है, तो इस उत्तर से जाना है बच्चों पूर्व में, इसे आप ऐसा करिए हटाई दीजिए। उत्तर से जाना है पूर्व में, उत्तर से जाना है पूर्व में, तो उत्तर ये है और पूर्व किधर है, इधर है। तो उत्तर से पूर्व में कितने का कोण बनाना है, 30 डिग्री का। तो भाई उत्तर से पूर्व में 30 डिग्री का कोण बनाना है, यानी ये उत्तर से पूर्व में 30 डिग्री। और कितना विस्थापन करना है, कितना चलना है, 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर, ये इस तरीके से
ये O डाल दीजिए और इसे A डाल दीजिए, ये इस तरीके, इस दिशा में जाना है। उत्तर से पूर्व की ओर 30 डिग्री 40 किलोमीटर, ठीक है। इस तरीके से आपको ये दर्शा देना है, आलेख निरूपण करना था बस, ठीक है। दूसरे में बच्चों 6 पार्ट दे रखे हैं और इसमें सदिश और अदिश पूछे हैं, कौन से वेक्टर हैं और कौन से स्केलर हैं, ये हमसे बच्चों पूछे हैं। तो आइए सदिश अदिश बताते हैं, इसमें कौन कौन से सदिश हैं, कौन से अदिश हैं। बस फिर मैं आपको एक बार बता दूं, सदिश कौन से होंगे, जिसमें परिमाण होगा और दिशा भी होगी, वो होंगे आपके वेक्टर यानी सदिश। और जिसमें सिर्फ परिमाण होगा, दिशा का कोई काम ही नहीं है, दिशा दिखाई नहीं गई है, तो उसे हम बोलेंगे बच्चों अदिश। तो पहला देखिए बच्चों, दूसरे का पहला पॉइंट, इसमें कहा है बच्चों 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम, तो 10 किलोग्राम क्या है, ये 10 किलोग्राम क्या है बच्चों, ये परिमाण है। क्या है, परिमाण। अब ये तो है नहीं, कोई दिशा तो इसमें दी नहीं है, 10 किलोग्राम पूर्व की ओर, 10 किलोग्राम पश्चिम की ओर, या ऊपर या नीचे, ऐसा कुछ तो नहीं कहा है, सिर्फ 10 किलोग्राम है। 10 किलोग्राम तो ये क्या है, परिमाण है, वजन है, दिशा तो इसकी कोई होती नहीं है। तो ये कैसी होगी बच्चों, अदिश हुआ। कैसा होगा, अदिश, ठीक है, स्केलर होगा। दूसरा बच्चों 2 मीटर उत्तर पश्चिम, दूसरा पॉइंट में क्या कहा है, 2 मीटर उत्तर पश्चिम। तो भाई इसमें तो देखो 2 मीटर क्या हो गया, परिमाण हो गया, और उत्तर पश्चिम क्या हो गई, दिशा हो गई। तो परिमाण और दिशा दोनों हैं, तो ये क्या होगा बच्चों, सदिश होगा। सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, सदिश बोलते हैं, ठीक है। ये सदिश हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तीसरा बच्चों 40 डिग्री कहा है, 40 डिग्री। अब 40 डिग्री क्या है, 40 डिग्री तो बच्चों एक परिमाण है, एक क्वांटिटी है। 40 डिग्री कोण है। अब ये थोड़ी कहा है 40 डिग्री पूर्व की ओर कोण है, या उत्तर से पूर्व की ओर है, या उत्तर से दक्षिण की ओर है। अभी हमने पहला क्वेश्चन किया था, उसमें 30 डिग्री दिया था, लेकिन फिर 40 किलोमीटर विस्थापन भी कहा था, उत्तर से पूर्व की ओर दिशा भी दी थी, बट यहाँ तो सिर्फ 40 डिग्री लिख दिया है। 40 डिग्री क्या है, ये कोण है, ठीक है, दिशा इसकी कोई बताई नहीं है, दिशा इसमें कोई है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अदिश हो जाएगा, ठीक है, अदिश हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है बच्चों वाट। क्या आता है, वॉट। वॉट क्या है बच्चों, वॉट भी बच्चों एक अदिश है, क्योंकि वॉट बच्चों होता है वो शक्ति का मात्रक होता है, और शक्ति की कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है, शक्ति की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है, सिर्फ ये परिमाण है, परिमाण का मात्रक है बच्चों। तो ये भी क्या हो जाएगी, आपकी अदिश हो जाएगी, ठीक है। आप बहुत सिंपल है, कर लेंगे, आपने फिजिक्स में पढ़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से स्पष्ट हो रहा होगा। बेटा 10 की पावर -19 कूलाम। तो कूलाम क्या है बच्चों, कूलाम जो होता है बच्चों, ये भी अदिश राशि होती है, ये भी अदिश है, क्योंकि 10 की पावर 19 कूलाम। कूलाम क्या है, कूलाम तो मात्रक है, यूनिट है किसका, आवेश का। किसका मात्रक है, आवेश का। तो आवेश का मात्रक है ना, और 10 की पावर 19 है, कोई दिशा वगैरह थोड़ी दी है इसमें, कोई डायरेक्शन तो नहीं दी है, तो ये क्या हो जाएगा, अदिश। दिशा नहीं है, अदिश कर दो, क्वांटिटी तो ही है, ठीक है भाई। 6 क्वेश्चन क्या है बच्चों, इसमें कहा है 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो भाई 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो मतलब मीटर चलना है, 20 मीटर चलना है प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो भाई दूरी चलेंगे, ये तो दूरी है, दूरी चलेंगे तो किसी न किसी दिशा में तो चलेंगे। मीटर क्या है यहाँ पे, मीटर किसको बता रहा है, दूरी को बता रहा है, तो बस दूरी आ गई ना। दूरी कैसी आ सकती होती है, सदिश राशि होती है, क्योंकि दूरी किसी न किसी दिशा में चली जाती है, दूरी किसी न किसी दिशा में चलते हैं। आप दूरी मान लीजिए पूर्व से चलेगा 30 किलोमीटर, पश्चिम दिशा से लेकर 15 किलोमीटर, तो दूरी किसी न किसी दिशा में चली जाती है, इसलिए दूरी क्या है, सदिश, और उसकी वजह से ये क्या बन गया, सदिश बन गया बच्चों। ये क्या बन गया, सदिश। समय अदिश है, लेकिन दूरी आ गई ना, तो परिमाण तो हो गया सदिश, और दूरी क्या हो गई, परिमाण हो गया अदिश, और दूरी क्या हो गई, दूरी क्या हो गई, सदिश। तो ये परिमाण है और ये दिशा है, दूरी क्या है, दिशा है, तो दोनों चीजें आ रही हैं, तो क्या होगा, सदिश होगा, ठीक है। ये जो समय है, ये परिमाण का परिमाण तो वैसे 20 हो गया, ठीक है, लेकिन इसमें दिशा भी आ रही है ना, तो ये परिमाण और दिशा दोनों आवश्यक हैं, दोनों मिल रही हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, ये सदिश हो जाएगा, ठीक है। तो पहले के 6 पार्ट थे, आयु के 6 पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे बच्चों, ठीक है। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दे रखा है, निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध करना है, यानी इसमें भी बताना है वही सदिश हैं आदेश हैं, श्रेणीबद्ध करना है भाई। तो तीसरे का पहला पार्ट, इसमें कहा है बच्चों समय कालांश। समय कालांश क्या है, समय कालांश है बच्चों एक टाइम का पार्ट ऑफ टाइम। तो समय क्या है,
टाइम है, टाइम तो भाई 1 घंटा 2 घंटा, किस दिशा में, दिशा में तो कोई घंटा होता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी अदिश, ये भी अदिश है बच्चों, ठीक है, अदिश है। समय, दूरी, दूरी तो बच्चों अभी बताइए मैंने, दूरी क्या है, सदिश है, क्योंकि दूरी किसी न किसी दिशा में चली जाती है, ठीक है। तीसरा क्या है बच्चों, बल, बल, बल क्या होता है बच्चों, बल, बल एक सदिश राशि होती है, जो कि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, बल बराबर बल, बल होता है एफ, एफ बराबर टाउ बराबर एफ इंटू डी लिख दो, ये एफ बराबर होता है एम ए, एफ बराबर एम ए फिजिक्स में पढ़ा है, तो ये त्वरण है, त्वरण क्या होता है बच्चों, सदिश, तो ये क्या है, परिमाण, ठीक है। तो बल का मात्रक हो जाता है यहाँ पे, बल का वैसे मात्रक न्यूटन भी होता है, ठीक है, यह यहाँ से भी निकाल सकते हैं, एम क्या द्रव्यमान और ए क्या है त्वरण, तो यहाँ से भी निकल आएगा। तो बल जब हम लगाते हैं बच्चों, तो बल क्या होता है, किसी न किसी दिशा में लगाया जाता है। भाई बल आप में लगाएंगे, कहीं भी लगे, दीवार पे पुश करेंगे तो किसी डायरेक्शन में बल लगा रहे हैं ना, किसी न किसी डायरेक्शन में बल लगाया जाता है, ठीक है। धक्का कह सकते हैं हम, धक्का जो लगाते हैं तो किसी न किसी दिशा में लगाते हैं ना, कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, इधर लगाया, इधर लगाया, इधर लगाया, तो बल लगा रहे हैं, इट मीन्स दैट दिशा है, किसी न किसी दिशा में लगाया जाता है बल, तो बल क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट वेग, वेग भी बच्चों क्या है, सदिश है, क्योंकि वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन क्या है, विस्थापन क्या है, दूरी है। भाई कुछ ना कुछ किसी दिशा में कुछ ढकेलेंगे, कुछ चलेंगे, या मान लीजिए विस्थापन मतलब प्रतिस्थापित करेंगे, तो किसी न किसी दिशा में करेंगे ना। विस्थापन मतलब दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोलते हैं वैसे, लेकिन दूरी आ गई ना, विस्थापन की डेफिनेशन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, तो दूरी है ना, तो दूरी है सदिश है, और विस्थापन क्या होता है, दूरी ही होती है एक तरीके से, बट वो शॉर्टर डिस्टेंस होती है बच्चों, क्या होती है, शॉर्टर डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, वेग भी सदिश हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों कार्य, कार्य क्या है बच्चों, कार्य तो अदिश है, वर्क, वर्क की कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है, तो कार्य तो किसी भी दिशा में, कार्य तो कहीं भी हो सकता है, कोई दिशा थोड़ी होती है कार्य की, खड़े खड़े काम कर दो तुम, ठीक है, तो दिशा कार्य की कोई नहीं होती है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अदिश हो जाएगा, ठीक है बच्चों। कार्य क्या है, एक अदिश है, तो इसमें कुछ नहीं था, सदिश सदिश आपको बतानी थी, इतनी सी आप नॉलेज समझ जाए कि दिशा क्या है, और दिशा और परिमाण को आप समझ जाए तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बस दिशा और परिमाण दोनों है सदिश, सिर्फ परिमाण है, दिशा है ही नहीं अदिश, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, यहाँ पर एक्चुअली हमें बच्चों दे रखा है, एक डायग्राम दिया है, आकृति 10.6 में एक वर्ग में निम्नलिखित सदस्यों को पहचानिए। एक बच्चों वर्ग दे रखा है, इसको बना लेते हैं पहले, ठीक है। इसमें ये दे रखा है बच्चों वेक्टर ए, और इसकी दिशा किधर है, इधर है। एक ये है वेक्टर बी, इसकी दिशा किधर है बच्चों, नीचे की ओर। एक वेक्टर है बच्चों वेक्टर सी, इसकी दिशा किधर है बच्चों, इधर। और एक वेक्टर है बच्चों डी, इसकी दिशा है बच्चों ऊपर की ओर, ठीक है, नहीं सॉरी नीचे की ओर है, इसकी दिशा नीचे की ओर है, ठीक है। ये एरो डायरेक्शन को बता रहे हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है बच्चों, पहचानने सह आदिम सदिश, सह आदिम, सह आदिम सदिश इसमें कौन कौन से हैं, तो सह आदिम सदिश की डेफिनेशन निकालिए। मैंने क्या बताया था आपको, ऐसे दो या दो से अधिक जिनका प्रारंभिक बिंदु तो एक ही हो लेकिन अंतिम बिंदु अलग अलग हों, यानी वो निकल रहे हों, वो एक ही बिंदु से निकल रहे हों, तो उन्हें सह आदिम बोलेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों ऐसे कौन से सदिश हैं, इस सदिश को लीजिए, ये जो सदिश जा रहा है वेक्टर ये भी इसी बिंदु से निकल रहा है, और ये वेक्टर डी ये भी इसी बिंदु से निकल रहा है, तो वेक्टर ए व वेक्टर डी ये सहआदिम सदिश हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका अंतिम बिंदु देखिए, इसका प्रारंभिक बिंदु वेक्टर ए का प्रारंभिक बिंदु भी यही है, वेक्टर डी का भी प्रारंभिक बिंदु यही है, लेकिन यहाँ पर आए तो इस वाले का प्रारंभिक बिंदु तो ये है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये इसका अंतिम बिंदु बन रहा है, तो दोनों का प्रारंभिक बिंदु सेम नहीं है। इस वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु ये है जबकि इस वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु ये है, तो ये यहाँ पर बात करें तो इनके अंतिम बिंदु मिल रहे हैं नहीं। यहाँ पे बात करें इसका इस वेक्टर का ये अंतिम बिंदु है, इसका ये इस वेक्टर का ये प्रारंभिक बिंदु है, इस वेक्टर का ये अंतिम बिंदु है, तो ये भी नहीं है। तो दो सहआदिम सदिश है सिर्फ इसमें वेक्टर ए और वेक्टर डी, क्योंकि इनका प्रारंभिक बिंदु एक ही बिंदु से निकल रहे हैं और अंतिम बिंदु अलग अलग हैं, यहाँ पर अलग अलग स्थिति पाई जा रही है, ठीक है। तो वेक्टर ए व वेक्टर बी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या पूछा है, समान समान सदिश। समान सदिश की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, ऐसे सदिश जिनके परिमाण भी समान और दिशा भी समान।
परिमाण भी समान, दिशा भी समान, लंबाई भी समान, दिशा भी समान। तो ये वर्ग है तो चारों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, ये तो क्लियर है। लेकिन हमें दिशा और देखनी है, दिशा किसकी सेम है, लंबाई तो आपस में बराबर है, इसकी इसके बराबर है, इसकी इसके बराबर है, चारों आपस में बराबर है। परिमाण तो सबके बराबर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, चारों के परिमाण तो बराबर है, लेकिन समान होने के लिए दिशा भी तो समान होनी चाहिए। दिशा देखिए किस उसकी समान है, तो भाई इसकी जो दिशा है वो इधर है और इसकी दिशा इधर है, तो दिशा अलग होगी। वेक्टर बी की दिशा और वेक्टर डी की दिशा देखो सेम है और परिमाण में तो वैसे ही बराबर हैं ये, ठीक है। तो वेक्टर बी व वेक्टर डी ये क्या होंगे, समान सदिश, क्योंकि इनके परिमाण यानी लंबाई भी समान है और दिशा दोनों की नीचे की ओर है, ठीक है। तो दोनों की दिशा भी सेम है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों संरेख परंतु असमान, तीसरा पॉइंट में इसमें कहा है संरेखों परंतु असमान। संरेख किन्हें बोलते हैं, संरेख उन्हें बोलते हैं जो आपस में समांतर हों, ठीक है, चाहे लंबाई उनकी अलग अलग हो कोई दिक्कत नहीं है। तो संरेख परंतु असमान, तो संरेख कौन से हैं भाई, इसमें संरेख उन्हें बोलते हैं जो आपस में समांतर हों। तो देखिए ये आपस में समांतर है, बेशक असमान है क्योंकि इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, ठीक है। तो लेकिन संरेख तो है ना, संरेख किन्हें बोलेंगे जो आपस में समांतर, तो समांतर कौन है इसमें, ये दोनों समांतर हैं। तो संरेख कहा है, संरेख का मतलब होता है समांतर, तो ये दोनों समांतर हैं लेकिन असमान होनी चाहिए, असमान, समान नहीं होनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ये बच्चों बराबर नहीं है, देखो वेक्टर ए व वेक्टर सी समांतर हैं लेकिन बराबर नहीं है। आपको बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है। ये वेक्टर ए बराबर है ऋणात्मक वेक्टर सी के, ऋणात्मक वेक्टर सी के बराबर, तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव नहीं है, तो बराबर कैसे हो जाएंगे, लंबाई दोनों की बराबर है। ये 15 है, मान लो ये 15 है और ये भी 15 है, लेकिन ये माइनस का है, तो क्या इन्हें हम बराबर कह सकते हैं, इन्हें हम बराबर नहीं कह सकते। संरेख है, समांतर तो है लेकिन लंबाई में आपस में बराबर नहीं है, एक माइनस का है तो एक प्लस का है, संख्यात्मक मान बराबर है लेकिन नेगेटिव की वजह से बराबर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए तो ये आपके वेक्टर ए व वेक्टर सी हो गए। अब इसके बाद बच्चों आपका 5वां क्वेश्चन है, इसमें सत्य सत्य बताने हैं। निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में बताइए। वेक्टर ए तथा माइनस वेक्टर ए संरेख हैं। भाई वेक्टर ए है एक, ये मान लीजिए ये वेक्टर ए है और एक माइनस वेक्टर ए है, तो माइनस का है तो लंबाई तो समान होगी, परिमाण तो समान होगा, परिमाण तो समान होगा, लंबाई तो समान है लेकिन दिशाएं अलग अलग हैं। तो संरेख होने के लिए दिशाएं अलग अलग हो सकती हैं, बस समांतर होनी चाहिए। तो ये समांतर तो है, तो ये वाली बात सत्य है। पहला क्या है, सत्य, ठीक है। दूसरा, दो संरेख सदिशों के परिमाण सदैव समान होते हैं, गलत, जरूरी नहीं है, सदैव सदैव नहीं होते, दूसरा गलत हो गया, असत्य। दूसरा क्या है, असत्य। क्यों, जो संरेख होते हैं मान लीजिए ये कह रहे हैं जो संरेख होते हैं उनके परिमाण लंबाई बराबर होती है, जरूरी नहीं है। ये संरेख है और ये दो वेक्टर हैं, तो ये दोनों आपस में समांतर हैं, तो बस संरेख हो गई। परिमाण छोटा है एक बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने संरेख की डेफिनेशन क्या बताई थी, संरेख होने के लिए परिमाण अलग अलग हो सकते हैं, लंबाई छोटी बड़ी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, बस समांतर होनी चाहिए। ये कह रहा है कि संरेख होने के लिए परिमाण सदैव समान होनी चाहिए, परिमाण सदैव सदैव की आवश्यकता नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी, तो इसलिए असत्य हो जाएगा, ठीक है। समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। भाई दो सदिश हैं, उनके परिमाण समान है, क्या समान है, परिमाण। यानी ये मान लीजिए एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ठीक है, एक वेक्टर बी है, इसकी दिशा इधर है मान लो, तो भाई इसका परिमाण मान लो इसका 5 है और इसका भी 5 है, तो इनके परिमाण तो समान है लेकिन दिशाएं अलग अलग हैं। तो ये बोल रहा है कि समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, जरूरी थोड़ी है भाई परिमाण अलग है लेकिन दिशाएं अलग अलग हो गई तो संरेख ही नहीं हुए। तो भाई इसका परिमाण मान लीजिए 5 है, 5 मात्रक, इसका परिमाण जो है मैंने लिख दिया 7 मात्रक, ठीक है। इसमें समान परिमाण समान है तो ये भी 5 मात्रक है, भाई ये भी 5 मात्रक का है, ये भी 5 मात्रक का, लेकिन इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा यूँ जा रही है, या इसकी दिशा यूँ भी हो सकती है, 5 मात्रक। तो जरूरी थोड़ी है मात्रक जो परिमाण समान है तो उनकी दिशा भी समान होगी। भाई लंबाई तो ही समान है, एक इधर जा सकता है एक इधर जा सकता है, तो फिर क्या हुआ, तो फिर ये क्या नहीं होंगे, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, संरेख नहीं होंगे। संरेख होने के लिए समांतर होना आवश्यक है। तो ये समांतर कहाँ, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, परिमाण समान है, संरेख नहीं है।
संरेख नहीं है। ठीक है बच्चों, जरूरी नहीं है उनके परिमाण समान हो वो संरेख हो, समांतर भी होनी चाहिए संरेख के लिए। डेफिनेशन पर गौर देंगे आप तो सारे पॉइंटों का जवाब खुद दे देंगे। डेफिनेशन ध्यान से पढ़िएगा जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, लिख लीजिएगा। छठवां बच्चों क्या है, समान परिमाण वाले दो संरेख समान होते हैं। समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। अब दो सदिश हैं बच्चों, समान परिमाण है, परिमाण क्या है उनका, समान है। ठीक है, तो ये आदेश गलत हो गया। दो संरेख हैं उनका परिमाण समान है, तो ये मान लीजिए इसका 5 मात्रक है परिमाण। ठीक है, और एक और सदिश है, इसका भी 5 मात्रक है, इसका भी 5 मात्रक है। दो समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। संरेख, संरेख मतलब समांतर हो, संरेख मतलब समांतर हो और परिमाण भी समान हो, तो बस ये तो भाई समान होंगे ही होंगे। क्योंकि समान की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, समान के लिए मैंने ये बताया था कि मात्रक समान होनी चाहिए, वो परिमाण समान होनी चाहिए और दिशा भी समान होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें दिशा की कह रहा है समान परिमाण और दो संरेख हैं, तो भाई समान परिमाण तो है और संरेख हैं, तो संरेख होंगे तो जरूरी थोड़ी है इनकी दिशा एक होगी। दिशा की बात नहीं हो रही है बच्चों, इसमें जरूरी नहीं है इसकी दिशा इधर भी हो सकती है। परिमाण दोनों का समान है मान लीजिए, ठीक है, परिमाण समान है और समांतर हैं, लेकिन दिशा समान नहीं है इनकी, दिशा डायरेक्शन अलग है। दिशा भी जरूरी है तो डायरेक्शन की अलग भी हो सकती है, तो ये गलत भी है। ठीक है बच्चों, किसी किसी केस में सही भी होगा, किसी किसी में गलत भी होगा, लेकिन हर एक के लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपका असत्य होगा। इस तरीके से बच्चों आपकी ये एक्सरसाइज मैंने 10.1 विद बेसिक कॉन्सेप्ट समाप्त कराई। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। और अब मिलेंगे अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के साथ। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, तभी जाके आप आगे की एक्सरसाइजों को समझ पाएंगे। ओके बच्चों, जय हिंद जय भारत।